दोस्तों एसएससी जीडी 11 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में मैं जहां तक मैथ्स का क्वेश्चन बताया हूं, आज उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो आज का प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों, आपके सामने ग्राफ गया होगा, एक ग्राफ को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। P1, P2, P3, P4, P5 ये 5 कंपनी है जिसका लाभ प्रतिशत दिखाया गया है। एक P1 का लाभ प्रतिशत है 15%, P2 का है 30%, P3 का 27 है, P4 का 23 और P5 का 28% लाभ है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि P3 का राजस्व 38,100 रुपया है, तो उसका व्यय कितना है। तो देखिए मेरे भाई, राजस्व बराबर फॉर्मूला होता है कि व्यय अब प्लस में होता है लाभ, ये प्रतिशत में होता है। देखो व्यय जो होता है ना वो खर्च, मतलब लागत खर्च है वो, तो लागत खर्च प्रतिशत में अगर देखा जाए ना तो 100% के बराबर होता है। और चूंकि P3 का लाभ प्रतिशत, P3 के बारे में बोल रहा है, तो P3 का जो व्यय है ना, P3 का जो लाभ है वो हम लोग यहाँ उठाएंगे। P3 के बारे में बोला है तो P3 का लाभ यहाँ है 27%, तो हम इसको 27 को उठा लेंगे। टोटल मिला के हमारा हो गया 127%, और यही 127% ना राजस्व के बराबर हुआ, और वो राजस्व यहाँ 38,100 दिया है। तो दोस्तों ये 127% का मान 38,100। आपसे पूछा है कि व्यय कितना है, तो व्यय का मान यानी 100% का मान आपसे पूछ रहा है, तो 100% का मान जो हो जाएगा वह 38,100 गुना में हो जाएगा 100 और बट्टा में हो जाएगा 127। अब इसको काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 127 तिया 381, यानी 3 पर 4 0, यानी 30,000 आपका आंसर जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, राजस्व बराबर व्यय जोड़ लाभ होता है। तो व्यय मतलब अपना लागत खर्च 100%। और P3 के बारे में बोल रहा है, तो P3 का लाभ उठाएंगे। P3 का लाभ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 27%, तो 100 और 27 127 टोटल मिला के हो गया राजस्व, और रियल में राजस्व है 38,100। तो 127% बराबर 38,100, तो 100% का मान निकालेंगे तो 100 ऊपर जाएगा और 127 नीचे आएगा, काट देंगे 30,000 आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर, 3 आदमी मिलकर 35 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दीपक अकेला समान कार्य को, माने वही कार्य को कितना दिन में करेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, इसका उत्तर भी बहुत ही आसान है। अनिल है, दीपक है और दिनेश है, ये तीनों आदमी मिलकर जो है किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। और अनिल और दिनेश जो है वो किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दीपक अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, अनिल दीपक 3 आदमी है और ये 2 आदमी का मान दिया हुआ है। अगर हम इसको इसमें से घटा लेते हैं तो हमारा दीपक का मान आ जाएगा। जब भी घटाने का नौबत है तो x इंटू वाई और x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। घटाने का नौबत है तब, अगर जोड़ने का नौबत है तो x इंटू वाई x प्लस वाई फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए 35 गुने 60 अब बटे 60 माइनस 35। देखिए यहाँ x माइनस वाई किए हैं तो 35 माइनस 60 मत कर दीजिएगा। यहाँ x माइनस वाई लिखने का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो 35 गुने 60 हो जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा 35 5 40, अभी 60 25 हो जाएगा, 50 25 5 7 35, 12 25 60, 12 7 84 दिन, यानी कि दीपक जो है अकेले 84 दिन में काम को करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, तो कितने वर्ष में स्वयं का वह 125 गुना हो जाएगा। इसका भी बहुत अच्छा टेक्निक हम आप लोगों को देंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5 गुना हो गया बोला है, तो आप लिखिएगा 5 गुना होने में 3 वर्ष का, यानी गुना वाला जो है ना पहले बाएं ओर लिखिएगा ताकि आसानी होगा समझने में, इसलिए बोल रहा हूँ। आप किधर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे तकनीक के हिसाब से आप ऐसे बाएं तरफ गुना वाला रखिए, दाएं तरफ वर्ष में रखिए तो बेटर रहेगा दोस्तों। तो 5 गुना होने में 3 वर्ष का समय लगता है, तो 125 गुना होने में कितना वर्ष का समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन बोला है सीआई के हिसाब से।
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन जब भी बोले ना CI के दर से अगर बोलेगा तो क्या करेंगे कि ये इसको देखेंगे कि इसका कितना पावर करते हैं तो 125 आएगा। 5 का यह कितना पावर करेंगे, तो 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा। और जो पावर करने पे ये एकदम इसका पावर ये दिया हुआ रहता है, जितना पावर रहेगा ना उसी से आप गुना करा दीजिएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 × 3 = 9 वर्ष, यानी 9 वर्ष में यह अपने आप का 125 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से 5 गुना होने में अगर 3 वर्ष तो 125 गुना होने में कितना, तो इसका ये कितना पावर है, जितना पावर होगा उस पावर से इसमें गुना कराइए, इसका वर्ष आंसर आ जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर SI से कहता तो क्या होता, साधारण ब्याज की दर से। तो जब साधारण ब्याज की दर से अगर कहता ना कि 5 गुना होने में साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का समय लगता है, तो यहाँ पे 125 गुना होने में कितना वर्ष का समय लगेगा। अगर साधारण ब्याज कह देता दोस्तों, तो आप यहाँ पे जो गुना लिखा है उसके सामने वाले को, यहाँ सामने वाले को गुना में डालेंगे या जहाँ वाट लगा है, इसको ऊपर ले जाएंगे एगो घटा के, इसको नीचे ले आएंगे एगो घटा के, तब ये आंसर दे देंगे। तो 4 × 12 4 × 4 31 93 वर्ष का समय लगेगा। अगर SI कहता ना तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते, क्या कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन रहता, तो ये ऊपर जाता एक घट के, नीचे आता एक घट कर, ये गुना में हो जाता, यही आपका आंसर होता। लेकिन अगर CI बोलेगा तो ये पावर के रूप में इसका देखेंगे, जो पावर होगा उससे गुना करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट दोनों क्लियर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में, ये आंकड़ा आपका दिया हुआ है 0 3 2 1 5 3 4 5 ऐसे करके आंकड़े दिए गए हैं, वो विकेट लिए हैं इतने, दिए गए आंकड़ों का बहुलक। जब भी दोस्तों बहुलक बोलेगा ना तो बिना पेन लगाए आप जितना, जो बहुत बार आया होगा ना, जो सबसे ज़्यादा बार, वही आपका बहुलक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार 2 आया हुआ है तो उसका बहुलक 2 हो जाएगा। तो वो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका A नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A में दिख रहा है 2, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल है कि महत्तम समापवर्तक आपका इसका निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 5 है और आपका है तथा 5 के पावर 2। इसका अगर HCF बोलेगा ना मेरे भाई, HCF माने महत्तम समापवर्तक को HCF भी बोलते हैं। तो ये तीनों में, ये दोनों में, इन दोनों में, सॉरी ये क्वेश्चन 3 के पावर 3 भी है यहाँ पे, सॉरी 3 के पावर 3 × 5 के पावर 2 है। 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, ठीक है। तो इसका मौसा पूछ रहा है। मौसा जब भी पूछे ना तो इसमें अधिक से अधिक दोनों में जो कॉमन होगा ना, मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी इन दोनों में महत्तम माने बड़ा से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा, समापवर्तक माने दोनों में समान हो, यानी दोनों में कॉमन हो, वही आंसर होगा। तो बताइए 2 तो यहाँ है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से कराएगा। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन हमें करना है। 3 5 गो है, यहाँ 3 गो है, तो यहाँ 3 गो कॉमन कराएगा, ठीक है। क्योंकि 3 5 गो है, इसमें नहीं है 5 गो, नहीं तो रहता तो कॉमन कर लेते। तो दोनों में शामिल संख्या करना है, तो शामिल 3 गो ही रहेगा। इसमें 2 एक्स्ट्रा है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 3 गो, बाकी कोई कॉमन नहीं है। यानी कि आपका HCF हो गया मेरे भैया 3 के पावर 3। समझ गए। अब इसका LCM अगर पूछता तो आप HCF करने के बाद यहीं पे समझ लीजिए कंसेप्ट को कि सबसे पहले आपको HCF बोलेगा तो कॉमन करा गया, कॉमन का, लेकिन अगर LCM अगर बोलेगा तो कॉमन करने के बाद, अब देखिए 3 के पावर 3 कॉमन करा गया, बचा आपका 2 के पावर 3, यहाँ बचा 3 के पावर 2, उसके बाद बचा आपका 3 के पावर 3 करा गया तो 5 के पावर 2 बचा। अब कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन अधिक से अधिक करने के बाद जो बच गया संख्या, उन सारे को जो कॉमन कराया है वो भी और नहीं कराया वो भी, वो सारे को गुना करा दो तो आपका LCM आ जाएगा। तो आपका LCM हो जाएगा मेरे भाई 3 के पावर 3 को अब इन सभी से गुना कराएंगे तो 3 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 2, गुना में पावर जुटता है तो 3 के पावर 5 हो जाएगा और ये 2 के पावर 3 हो जाएगा और ये गुना होगा तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। ये आपका LCM हो जाता है। अगर LCM पूछता तो आप ऐसे बनाते दोस्तों। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। HCF बोलेगा तो दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन जितना से जितना होगा वो हो जाएगा। LCM बोलेगा तो पहले कॉमन करने के बाद जो भी बच गया उन सारे को गुना करा देंगे और जो आएगा आपका LCM आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है और लाभ आपका 20% है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न है आपका कि क्रय मूल्य है मेरे भाई 220 रुपया और लाभ हो रहा है आपका
लाभ हो रहा है आपका 20% का, तो उसका विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। एसपी मतलब सेल प्राइस, सीपी माने कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो लाभ बराबर जो है ना, देखिए लाभ जब भी निकालना हो, देखो क्रय मूल्य है 220 रुपया और लाभ परसेंट है 20% का लाभ है, तो आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा। तो ध्यान देना, क्रय मूल्य पर लाभ होता है ना तो भी विक्रय मूल्य में चेंज हो जाता है, और क्रय मूल्य पर हानि होता है तो भी विक्रय मूल्य में चेंज हो जाता है। तो 220 रुपया पर लाभ हुआ है 20% का, तो 120/100 कर दीजिए, आपका डायरेक्ट विक्रय मूल्य में चेंज हो जाएगा। अगर हानि भी बोलता ना तो 220 रुपये का 20% हानि बोलता, 80/100 कर दे तो भी आपका विक्रय मूल्य में ही चेंज होता, क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ हो या हानि हो वो विक्रय मूल्य में ही चेंज होता है। बशर्ते लाभ में 100 को जोड़ दिया जाता है और हानि में 100 घटाकर बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ 0 से 0 काट लीजिए, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 2 26, यानी 264 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली बड़े से बड़े छड़ की लंबाई कितनी होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले ना कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है वो दिया हो और बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई पूछे तो समझिए उसका विकर्ण पूछ रहा है वो, ठीक है। तो सीधे सीधे कमरा चूंकि घनाभाकार है तो घनाभ का विकर्ण जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो घनाभ का विकर्ण होता है √L² जोड़ BA² जोड़ HA²। कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लंबाई दिया है 21 दिया है तो 21 का स्क्वायर, चौड़ाई 12 है 12 का स्क्वायर, और ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 21 441, 144, 256, तो 441 ये 256, 300, 400, 841 हो जाएगा। तो 841 का वर्गमूल 29 होता है दोस्तों। तो आपका बड़ा से बड़ा छड़ की जो लंबाई होगी ना, छड़ की लंबाई वह 29 मीटर की होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये अच्छे से आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि अध्यापक के वजन को शामिल कर लेने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 kg था तो अध्यापक का वजन कितना था। देखिए दोस्तों, पहले से है 22 छात्र का औसत वजन जो है, औसत वजन आपका दिया हुआ है 31 kg, ठीक है। अब उसमें एक अध्यापक जुड़ जाता है, यानी एक आदमी उसमें जुड़ जाते हैं, अध्यापक जी, ठीक है, ठीक है। तो इसका औसत वजन 1 बढ़ जाता है। देखिए इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, अच्छे ढंग से देखिए। 22 छात्र थे, औसत था 31, ठीक है, और एक अध्यापक बढ़ गए तो टोटल हो गए 23 व्यक्ति, ठीक है। तो 23 व्यक्ति और औसत वजन में 1 की वृद्धि हो गई, तो औसत जो हो गया वो 31 से कितना हो गया, 32 kg जो है वो आपका औसत हो गया, ठीक है। तो अध्यापक का वजन कितना होगा। तो देखिए मेरे भाई, अध्यापक का अगर वजन निकालना हो तो देखिए, जब भी औसत को कुल में चेंज करना होता है ना, कुल, अगर औसत को कुल में जब भी चेंज करिए तो इसमें इससे गुना करा दिया जाता है। ये भी औसत को कुल में चेंज करेंगे तो इसमें इससे गुना करा देंगे, यानी कि अगर कुल निकालना हो तो आप 23 में 32 से गुना कर दीजिए, आपका कुल आ जाएगा। फिर इसका कुल निकालना है तो 22 में 31 से गुना कर दीजिए। अब बताइए, जो भी यहाँ पे आएगा ना, आप इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो अध्यापक का वजन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 22 छात्र हैं, 23 छात्र हुए तो इतना हो गया, 22 छात्र था तो इतना था वजन, ठीक है, कुल वजन। तो अगर 23 में से अगर 22 को घटा लेंगे तो अध्यापक वाला आ जाएगा। तो सीधे सीधे अध्यापक का वजन बराबर आपका हो जाएगा 23 गुने 32 और माइनस 22 गुने हो जाएगा 31। अब जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बाद में ये सब बाबू आप लोग लिखिएगा मत, ये हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं। डायरेक्टली था 22 का औसत 31, तो सीधे 22 गुने 31, एक आदमी बढ़ गया तो 23 है, एक वृद्धि हुआ तो 32, 23 गुने 32 माइनस 22 गुने 31 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अब गुना कर लीजिए दोस्तों। तो 23 दूनी 46 के 6 हासिल 4, 23 या 69 4 73 आपका हो जाएगा, माइनस 22 से कम 22 के 2 हासिल 2, 22 या 66 2 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 और 13 में से 8 गया 5 और ये कट जाएगा, यानी 54 kg आपका अध्यापक का भार हो जाएगा, अध्यापक का वजन हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में आपका
54 kg दिया हुआ है, यही आपका उत्तर होगा। एक तो तरीका ये है दोस्तों। दूसरा तरीका ये है दोस्तों ना, आप सोच कर भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 22 छात्रों का औसत वजन अगर 31 है, एक दूसरा तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा तो आप इससे कोई यूज़ करिएगा, ना तो ये तो है ही आपका, ठीक है। ये भी एक लाइन में बनेगा ऐसे। देखिए 22 छात्रों का औसत है 31, अगर एक आदमी आया और औसत को बढ़ा दिया, एक बढ़ गए, भले कितना भी बढ़ गया ना, इसका मतलब आने वाला आदमी पक्का 31 से ज़्यादा लेकर आया होगा। तो जो अध्यापक जी होंगे उनका जो वजन है, उनके आने से पहले के औसत से वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अध्यापक जी का वजन 31 से ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो क्या कर लेंगे, प्लस। पहले कितने आदमी थे, तो 22, एक आदमी बढ़ गया तो टोटल आदमी हो गए 23, और कमी वृद्धि से गुना करा लीजिए, यानी 1 से गुना करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 31 प्लस 22 है 23 में 1 से गुना 23, 31 23 54 kg। तो दोस्तों ऐसे भी आप बना सकते हैं। अगर आपका कहता कि आने से कमी हो गया तो यहाँ माइनस हो जाता, ये प्लस के प्लस होता है, क्योंकि 22 है, एक आदमी आया तो 23, कमी वृद्धि से गुना भी होता है, लेकिन आने से वृद्धि हुआ तो यहाँ प्लस, कमी होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, आपको ये सब गुना से आप बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगला सवाल है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी यहाँ बोले ना कि 14 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, रंगने वगैरह का खर्च का बात बोले, तो देखिएगा कि यहाँ पे मात्रक के रूप में क्या दिया हुआ है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में है, समझ जाइए कि उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल के रूप में वो दिया हुआ है। यानी हमको पहले क्षेत्रफल निकाल लेना है और उसके बाद ये 14 से गुना करा देना है, तो आपका खर्चा आ जाएगा। जब भी खर्च वाला क्वेश्चन हो तो ऐसे देखेंगे कि स्क्वायर है कि क्यूब है। क्यूब है तो आयतन समझेंगे, आयतन निकाल के इसको गुना कराएंगे पैसे से, खर्च निकल जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे स्क्वायर दिया है 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी शंकु का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हम निकालेंगे, संपूर्ण नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब भी रंगाई होता है तो कुछ छोड़ के, अंदर का भाग छोड़ के होता है, बाहर से ही किया जाता है। तो अब बताइए, कुछ छोड़ के करेंगे ना तो वक्र पृष्ठ, अगर सारे को लेकर अगर करेंगे ना तो संपूर्ण पृष्ठ होता है, पूरे एरिया को लेकर चलेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए मेरे भाई, पहले हम आपको फोटो बना देते हैं एक शंकु का, ठीक है। शंकु यहाँ पे है, इसका जो है वो आपका त्रिज्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है मेरे भाई वह 16 सेंटीमीटर दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हम निकालेंगे, तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ जो है वो पाई आर एल होता है। तो हमें तो एल पता नहीं है, ये एल ये इसको कहते हैं। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी रूट अंडर 16 का स्क्वायर है जोड़ 30 का स्क्वायर होगा। तो 16 का स्क्वायर आपका 256 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर जो है 900 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 2 1156, हम इधर लिख देते हैं 1156 का वर्गमूल दोस्तों होता है 34, यानी 34 सेंटीमीटर आपका एल का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पाई का मान 22/7 डालेंगे, और आर का मान आपका 30 दिया है, एल का मान हमारा 34 आ गया। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये शंकु का वक्र पृष्ठ, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 14 रुपया। तो टोटल को अगर रंगाने में कितना खर्चा आएगा, तो खर्च बराबर हमारा हो जाएगा, ये जितना है उसमें आपका 14 से गुना हो जाएगा, यही आपका खर्चा हो जाएगा। आप गुना कर लीजिए, काट लीजिए, आपको बन गया ये सवाल, ठीक है। तो दोस्तों कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, हम जो बोल रहे हैं ना उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे बोली में ही सारा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मेरा बात नहीं ठीक से सुनिएगा, ध्यान इधर उधर रख के, तो फिर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन समझ नहीं आएगा। अगर हमारा बोली ठीक से ध्यान से सुनते हैं तो आपका फुल्ली कंसेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा। आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे शंकु, तो आपको शंकु के ये सवाल जो है, इस टाइप के सवाल आगे आपके नहीं छूटेंगे दोस्तों। तो ध्यान से मेरा बात को सुनिएगा, एक बार में नहीं सुने, बैक जाकर आप फिर से उसको रिवाइंड करके आप पीछे जाकर फिर से सुनिए कि हम कह क्या रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे इसको काटिए, 7 दूनी 14, ठीक है, 22 दूनी 44, 44 तिया 144, 22 दूनी 44 तिया 132 होता है, 1320 गुने 34 कर लेंगे हम, ठीक है। ये 34 0 0, 34 दूनी 68 के 8 हासिल हो जाएगा आपका 6, 34 तिया 102 6 108 के
8 हासिल 10, 34 का 34 10 44, यानी 44,880 आपके ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन में है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये, यानी 11 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का अब लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आपको दोस्तों। आज ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में हम आपको फिर लाएंगे अगला सेट जो है 11 फरवरी 2019 का दूसरा शिफ्ट का मैं क्वेश्चन लाऊंगा। और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग पूरे एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे को हम लोग बनाएंगे दोस्तों और कंप्लीट करेंगे और फुल्ली इसी तरह के कंसेप्ट के साथ करेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस वीडियो को आप पॉज कर दीजिए अभी और पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले बनाइए और उसके बाद आगे आप मिलाइएगा और आंसर उसका दीजिए पहले देखकर कि आंसर आपका क्या आ रहा है, और आगे मिलाइएगा कि आपका आंसर सही हुआ कि गलत हुआ दोस्तों। ठीक है, कमेंट में इसका जरूर आप आंसर दीजिए दोस्तों अगर देख रहे हैं तो देखिए किसी वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है और वो आपका मान दिया हुआ है 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो √2 a बराबर 10√2 कर लेंगे और आपका इससे a का मान निकल जाएगा। तो √2 से √2 खत्म, a का मान हो जाएगा का 10। और आपसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा आपका है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सेट जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले सेट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे। अगर किसी तरह का दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है इसको वीडियो को देखने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर अच्छा भी लगता है तो भी बताएं ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही सॉल्यूशन का वीडियो आपके लिए कंटिन्यू रखें, जारी रखें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।